जैसा आपको मालूम है गेट 2019 का रिजल्ट आ चुका है। उनमें से 3 स्टूडेंट आज हमारे बीच में प्रेजेंट है, तीनों आपस में फ्रेंड है, साथ में गेट ज्वाइन किए थे पढ़ने के लिए, साथ में प्रिपरेशन किया और साथ में तीनों का जो रैंक विद इन 1000 है, जिसमें से फर्स्ट हमारे हैं तरुण पटेल, इनका रैंक 280 है, देन आयुष वर्मा 498, देन अक्षत 808 रैंक। तो आज इस वीडियो को इस पर्पज से बना रहे हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट के बीच में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कोडिंग को लेकर और गेट को लेकर कि सर कैसे हम लोग मैनेज करें, गेट की प्रिपरेशन भी करना है, मन में है, और कोडिंग भी करना है, वो भी क्योंकि हम कंप्यूटर साइंस IT ब्रांच के हैं तो कोडिंग को भी हमको करना ही करना है, अवॉइड नहीं कर सकते कि हमको कोडिंग नहीं करना है। हम भी बच्चों को मोटिवेट करते हैं वाकई में कोडिंग करो, जितना हो पाता है करो, लेकिन कंपटीशन भी हमें एक बार एग्जाम क्लियर करना चाहिए। जैसे कि आपके एक बड़े कॉलेज में पहुँचते हैं, बड़े कॉलेज में पहुँचने से क्या बेनिफिट आपको मालूम ही है, प्लेसमेंट सभी का टारगेट होता है, प्लेसमेंट आप इंजीनियरिंग करने आए, किसी कॉलेज में आए तो उसमें भी आप प्लेसमेंट को टारगेट करते ही हैं। तो एक बिग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपको पहुँचना है, तो एक प्लेटफॉर्म गेट आपको प्रोवाइड कर सकता है कि आप IIT ट्रिपल IIT पहुँच के कंपनीज में डायरेक्ट प्लेस हो सकते हैं। और दूसरा रास्ता है कि आप कोडिंग के थ्रू भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप कोडिंग के थ्रू नहीं जा सकते, लेकिन कोडिंग भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसके थ्रू आप कितना सक्सेस होता है उसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। लेकिन गेट के थ्रू IIT आप पहुँचते हैं तो इसकी गारंटी है कि एक अच्छी वहाँ पर भी जाके आप मेहनत करते हैं, कोडिंग लेवल वहाँ पर भी आप मेंटेन करते हैं, तो वहाँ पर आप 100% एक अच्छी कंपनीज में प्लेस हो सकते हैं। तो एक पर्पस था हमारा कि यहाँ पर गेट से बातचीत करने का कि ये लोग भी कोडिंग में काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे। जब स्टार्टिंग मेरे पास मिलने आए थे, 4th सेमेस्टर में गेट को ज्वाइन किया था, तो इनका जो मैंने इंटरेस्ट देखा कोडिंग पार्ट को लेकर कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट करते थे लोग। तो मैंने कहा अच्छी बात है, कोडिंग भी करने से फ़ायदा होता है, हमारे पास यहाँ पे गेट में भी सब्जेक्ट है, C है, DS है, उसमें बहुत हेल्प होता है, तो उसमें आप थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ते हैं, एल्गोरिथम्स पढ़ते हैं, उनको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं थ्रू कोडिंग थ्रू लैंग्वेज। तो फिर इसे डिस्कस करते हैं, जैसे यहाँ पे अक्षत है, अक्षत ने कोड बीटा में भी अच्छी रैंक जनरेट की थी, मतलब इनका 1000 के आसपास में था, फिर में कोड से आया था, हैंकर रैंक है, उन्होंने लाइव प्रोजेक्ट भी इन्होंने बनाए हुए हैं, बाद में कुछ वर्क किया है, लाइव प्रोजेक्ट में वर्क किया हुआ है। आज इस सब के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि कोडिंग और गेट की प्रिपरेशन को कैसे एक साथ मैनेज कर सकते हैं और क्या एडवांटेज है दोनों से, और क्या मतलब कैसे, ऐसा नहीं कि आप कोडिंग नहीं करेंगे गेट नहीं निकल पाएंगे। बिना कोडिंग के मैंने ऐसे भी स्टूडेंट का देखा जिनका कोडिंग लेवल बहुत अच्छा नहीं रहता लेकिन गेट बहुत अच्छी रैंक लाते हैं। तो जब हम IT जाते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इतने सालों का मेरा जो एक्सपीरियंस है मैंने देखा है वहाँ पर कि ऐसे स्टूडेंट की कोडिंग भी अच्छी थी, वो भी IIT गए, जिनकी कोडिंग अच्छी नहीं थी स्टार्टिंग में मैनेज नहीं कर पाते थे, उसके बाद वो भी IIT गए, और फिर वहाँ पे जाकर अपने विदिन 3 मंथ्स के अंदर अपनी कोडिंग लेवल को उस लेवल पे पहुँचा लिया जो उनकी रिक्वायर्ड थी, उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होने लगी। तो ऐसा नहीं कि आप कोडिंग करेंगे तभी आपका गेट अच्छा हो पाएगा, ऐसा भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि आप गेट करेंगे तभी आप बेस्ट कंपनी में जा पाएंगे। आप बिना गेट के भी जा सकते हैं, लेकिन बात थोड़ा सा डिफरेंट है। गेट में क्या होता है, करीबन कॉलेज में पहुंचने के बाद वहाँ पे आपका थोड़ा सा सेटल हो जाता है कि आप एक बड़ी कंपनीज, वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आती है, इतनी कंपनीज आती हैं, इवन स्टूडेंट कम पड़ जाते हैं और कंपनी ज़्यादा हो जाती है, तो आप इसलिए वहाँ पे एक बिग कंपनी में आपको प्लेस कर सकते हैं। तो हर करो तो आप थोड़ा सा फोकस डालिए कि आप लोग कैसे कोडिंग और प्रोजेक्ट और ये कोड बीटा और हैंकर रैंक कोर्स है, ठीक है, ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म है जो आपको कंपटीशंस कोडिंग कंपटीशन प्रोवाइड करते हैं, और कैसे आप उस सबको मैनेज करते थे और कैसे वर्कआउट करते थे। तो मैंने 3rd सेम से मैंने मेन कोडिंग चालू कर दिया था। मैं 12th में वो C++ आ गया था, तो मैंने अपने सीनियर से पता किया, तो सीनियर्स ने बताया था कि हैकर रैंक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कोडिंग कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव कोडिंग वहाँ पे बहुत बढ़िया लेवल में चलता है। तो फिर मैंने धीरे धीरे कोडिंग करना चालू किया, फिर धीरे धीरे मैंने C++ अच्छा था तो मैंने कंसेप्ट अप्लाई करना चालू किया, सॉर्टिंग वगैरह, सॉर्टिंग एल्गो सीखे, कुछ एल्गो आप इम्प्लीमेंट किए, तो क्वेश्चन धीरे धीरे बनाते गया, तो धीरे धीरे मेरे को इंटरेस्ट बढ़ने लगा। फिर क्या हुआ कि मैंने देखा कि वहाँ पे वीक बाय वीक कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो फिर मैं उनमें पार्ट लेने लगा। तो जब पार्ट लेने लगा तो उधर मेरी रैंकिंग आने लगी, तो रैंकिंग देखते देखते मेरे को ऐसा लगा कि हाँ मेरी रैंकिंग धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। तो जब इम्प्रूव होने लगी तो मैंने पता किया कि इसके बेनिफिट्स क्या है, कॉम्पिटिटिव कोडिंग करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो फिर मैंने नेट में सर्च वगैरह किया, तो मेरे को पता चला कॉम्पिटिटिव कोडिंग करने से क्या होता है कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां रहती है ना, उनको ये रहता है कि बच्चे का इंटरेस्ट वाला कोडिंग में हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हो। जब हम कॉम्पिटिटिव कोडिंग करते हैं तो हम मेन क्या करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मेन प्रॉब्लम की सॉल्व जो कर रहे हैं वो रियल लाइफ से रिलेटेड रहते हैं, और रियल लाइफ रिलेटेड सॉल्यूशन ही मतलब मेन कंपनी फोकस करती है कि जो
बनता सॉल्यूशन लेके आ रहे हो, रियल लाइफ का सॉल्यूशन हो। तो यही हम जब कॉम्पिटिटिव कोडिंग करते हैं ना, तो हमको ये आइडिया मिलता है कि हाँ, कि ये इस रियल लाइफ प्रॉब्लम से ये रिलेट करते हैं और इसका हम सॉल्यूशन ऐसे लेके आ सकते हैं। तो धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा और मैं कोडिंग जारी रखा, कंटिन्यू रखा। फिर धीरे धीरे करते करते मेरा रैंक थोड़ा सुधरा और फिर मैं धीरे धीरे मतलब दूसरे प्लेटफॉर्म में गया, कोडशेफ वगैरह में क्या कोडिंग करते रहा। फिर बीच में कॉम्पिटिशन वगैरह आए, कोडविटा वगैरह आए, तो वो भी क्लियर हुआ। फिर मैंने प्रोजेक्ट वगैरह चालू कर दिए बीच में बनाना, मतलब फोर्थ सेम से मैं बाकी लैंग्वेज सीखते गया धीरे धीरे। तो मतलब मैंने PHP वगैरह सीख लिया था, मतलब वेब बेस्ड मैंने लैंग्वेज सीख ली थी। तो फिर मैंने DBA डेटाबेस में मतलब MySQL वगैरह सीख लिया। तब तक मैं फोर्थ सेम आते आते तो मैंने प्रोजेक्ट वगैरह में काम करना चालू कर दिया। जब मैं प्रोजेक्ट वगैरह में काम करते गया तो मेरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगा कि मतलब मेन कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनता है, छोटे प्रोजेक्ट जो बनते हैं उनका मेन आइडिया क्या रहता है, मेन उनका पूरा फंक्शनिंग कैसे रहता है, कहाँ से चीज़ें चालू होती है, कहाँ पे चीज़ें खत्म होती है। मतलब उनका मेन अगर डेटा फ्लो डायग्राम जैसे हम बनाते हैं कहीं पर सॉफ्टवेयर डिजाइनर पढ़े होंगे, तो उनका डेटा फ्लो डायग्राम बनना कैसे चाहिए, मेन हमारा फोकस कहाँ पे रहना चाहिए। हमारा मेन ऐसे मतलब जैसे हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो अपन उसका डेटाबेस का डिजाइन करते हैं। तो डेटाबेस डिजाइन करने के लिए हम कैसे डेटाबेस बनाना चाहिए, किस तरह से हमको उसको मेंटेन करना चाहिए, क्या नॉर्मलाइज रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, वो बहुत चीज़ें धीरे धीरे प्रोजेक्ट बनाना सीखते हैं। तो वैसे ही मैं धीरे धीरे बढ़ते गया, प्रोजेक्ट किए, कोडिंग किया और मतलब विद गेट किया। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मैंने गेट छोड़ दिया था, मैं गेट के लिए पढ़ाई करता था, कोडिंग साथ में करता था। मतलब मैं बराबर मतलब टाइम मतलब आधा टाइम मतलब गेट को देता था, बराबर टाइम कोडिंग को देता था। ऐसा नहीं था कि मैं अपना गेट कर रहा हूँ तो कोडिंग छोड़ दिया, कोडिंग कर रहा हूँ तो गेट छोड़ दिया। ओके, तो आप कैसे इंटरलिंक कर सकते हैं गेट और कोडिंग को? मतलब क्या एक दूसरे से क्या हेल्प मिलती है आपको? जब आपको मालूम था कि कोडिंग से ही हमें अच्छी कंपनी मिल सकती है, तो गेट का प्लान क्यों होता है? सर जैसे हम लोग थर्ड सेमेस्टर में हम लोग सबसे पहले सी पढ़े थे, तो अब सी के बाद जैसे हम लोग कॉलेज में से मतलब पढ़े थे अच्छे से, लेकिन फिर जब यहाँ पे हम लोग जब सी पढ़े तो उसका एक अलग लेवल था। तब मतलब जो इवन यहाँ वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में भी काम है, जैसे पॉइंटर कैसे पास करना है और बाकी चीज़ें और ऑप्टिमाइज कोड कैसे लिखना है, ऐसे सब टाइप की चीज़ें काफ़ी अच्छे हम लोग यहाँ हैंडल की। तो एक वो चीज़ थी कि स्ट्रॉन्ग करना है हम लोग को वहाँ से। और दूसरा कि कोडिंग से सिर्फ ऐसा है कि अच्छी है कोडिंग ठीक है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म भी चाहिए कि जहाँ पे आप उस चीज़ को शो कर सको। तो एक ये था मोटिव गेट ज्वाइन करने का, एक अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज में जाने का, वहाँ से आप अपनी स्किल शो कर सको। एक ये एक प्लेटफॉर्म पाने के लिए। एक्चुअली जैसे तरुण पहले कह रहा था कि हम डेटाबेस बनाते हैं, प्रोजेक्ट में डे बाय डे सीखते हैं कैसे टेबल बनाना है, कैसे नॉर्मलाइजेशन करना है उसका। बट ये है कि गेट से मेरे को जहाँ तक लगता है ये इम्प्रूवमेंट हुआ कि ये फेज जो आता है डेवलपमेंट का, उससे पहले आता है डिजाइनिंग। अब गेट में जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें हम ER डायग्राम बनाना सीखते हैं सर। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन प्रैक्टिकल अलग चीज़ होती है, पहले उस चीज़ का हम अगर कॉन्सेप्ट पढ़ ले तो हमें वो चीज़ इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाती है। तो हम लोग ने नॉर्मलाइजेशन यहाँ से सीखा था, ER डायग्राम का मतलब जो इम्पोर्टेंस होता है वो यहाँ से सीखा था कि क्यों ER डायग्राम बनाते हैं। तो साथ में गेट भी था हमारा, तो हम लोग डे बाय डे ये सब सीखते गए और हम लोग प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करते गए। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ कि हमें जब एक एक्चुअली में गेट एक थ्योरेटिकल चीज़ नहीं है, उसके लिए हमें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पता होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट्स बनाने से, कोडिंग करने से ये है कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और दोनों को हम कोरिलेट कर सकते हैं कि हाँ भाई ये एरर यहाँ आ सकता है, ये चीज़ यहाँ ऐसे अप्लाई हो सकती है। क्योंकि जो गेट के क्वेश्चंस रहते हैं वो अप्रोच बेस्ड रहते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच रहता है। तो ये हम लोग को फ़ायदा मिला था यहाँ पे। तो हम लोग वही फिर हम लोग को कॉलेज से हमारे प्रोजेक्ट्स भी मिलते गए। जैसे ये बताया कि कंपटीशन भी हमने क्रैक किया था इन्होंने। तो मैं क्या था, मैं ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कोडिंग नहीं करता था, पर हाँ मैं उन प्लेटफॉर्म्स में जाके जो मैं कोचिंग में पढ़ता था, मेनली CS एंड एल्गो, उनको मैं इम्प्लीमेंट करके देखता था। क्योंकि वो सब प्लेटफॉर्म में क्या थोड़े थोड़े ट्विस्ट करके क्वेश्चन बने हुए हैं वहाँ पे, तो वो हमें मेरे को पता लगता था कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं। और ये बात सच है कि गेट में बहुत हेल्प होता है इससे, मेनली एडा सब्जेक्ट में जाना होता है। क्योंकि जो क्वेश्चंस गीक फॉर गीक्स में हम लोग देखते हैं वो वहाँ भी कभी कभार स्ट्राइक होते हैं, तो पता लगता है कि हाँ ये मेथड से भी बन सकता है। और ऑप्टिमाइजेशन की बात है तो वो जब हम प्लेसमेंट्स में बैठते हैं तो ऑप्टिमाइज कोड लिखना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है अभी मेरे कॉलेज में भी बहुत सारे जो प्लेसमेंट्स हुए थे वहाँ बिना ऑप्टिमाइजेशन के कुछ नहीं हो पाया था, वहाँ हम लोग चुप गए थे। पर ऑप्टिमाइजेशन भी कहीं कहीं बहुत ज़रूरी है सर। इवन जैसे सीडो कोड भी, जैसे हम लोग के गेट में क्वेश्चंस आते हैं तो सूडो कोड की जो रीडेबिलिटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है।
अगर आप पढ़ते कोडिंग बन रेगुलर जाता है। करते रहोगे ना तो कोडिंग में क्या फायदा होता है कि आपको अब समझ में आ चुका है कि ऐसे ऐसे आप कोड कर रहे हो। अब कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड कभी भी आएगा तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास है कि उसका स्ट्रक्चर बॉडी ऐसा था। जब उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो उस बॉडी के बारे में आपको पूरा पता है, तो उस बॉडी से अगर छोटा सा कुछ पूछ भी लेना तो आपको एक बार पूरा वो समझ में आएगा और एक बार अटैक भी होगा। तो मतलब ये कोडिंग का फायदा रहता है। अगर आपको कोडिंग जबरदस्त है तो मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए डीएस से हो चाहे एल्गो से चाहे सी से हो, वो आपसे बनना ही है, मतलब उसमें आपको कोई दिक्कत जाएगा ही नहीं। ऐसे मैं आप खुद अपने आप से ऑब्जर्व किया हूँ कि मेरे को कोई प्रॉब्लम आया तो मैं बहुत कम पढ़ाई की सी डी साइड हूँ, मतलब एकदम ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया हूँ। तो मैं जब पेपर में कोई अटेम्प्ट किया, मतलब मॉक दिया चाहे कोई पेपर दिया, मतलब एक बारी में क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि आपके दिमाग में कंसेप्ट बसा हुआ है। कोडिंग करने से ना कंसेप्ट एक बार बस गया ना आपके दिमाग में, फिर वो कोई हटा नहीं सकता, और एक बार मतलब बस गया तो क्वेश्चन भी बराबर सॉल्व और जनरली जो गेट में क्वेश्चन भी रहते हैं वो जो स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स उसी में थोड़ा सा इंटरचेंज करके आते हैं जो एल्गोरिथम के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो एक बार में समझ आ जाता है देख के। और सर ये बर्डन नहीं है, कुछ लोग सोचते हैं कि कोडिंग अलग चीज़ है, गेट अलग चीज़ है। ये दोनों आपस में इंटरलिंक और फायदा देते हैं एक दूसरे को। हम ये नहीं कह सकते ठीक है जो गेट नहीं करता, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोडिंग नहीं कर सकता, पर जो गेट के साथ कोडिंग कर रहा है उसको थोड़ा सा एज है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर है। तरुण ही है सर एग्जाम्पल, थर्ड सेमेस्टर में ये करता था जिसका बेस बहुत कम था, पर जैसे ही हमने गेट ज्वाइन किया, कोचिंग ज्वाइन करी, फिर मे बी 4th या 5th तक इसके सारे कंपटीशन में निकलने लगे, ये था, इसका रैंक बढ़ने लगा। ये एक सही में ऐसे ही कह रहे हैं मूवमेंट है, इसके सामने कोई भी पहले क्वेश्चन आता था एडा का, ये इसका आंसर ऑलमोस्ट हमेशा सही होता था। हम लोग इसी से हेल्प लेते थे एडा सीडीएस जो था, आपसे जो डाउट्स पूछते थे वो तो थे, बाकी फिर हम लोग जो ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो सीडीएस का ये दिखता था। तो आप लोग ग्रुप में कैसे प्रिपेयर करते थे चीज़ों को, मतलब कोडिंग को भी और प्लस गेट की प्रिपरेशंस के लिए भी कैसे प्लान करते, टाइम कैसे निकालते हैं? एक्चुअली में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना वो मैनेज नहीं कर पाते हैं कि हमें गेट की प्रिपरेशन भी करनी है, कोडिंग को भी करनी है, फिर कॉलेज की पढ़ाई अलग से है, कॉलेज के असाइनमेंट है, प्रैक्टिकल्स है, वो सबको बनाने हैं। तो ये सब चीज़ आपने भी फेस किया होगा कि कॉलेज का असाइनमेंट अलग करना है, आपका जो प्रैक्टिकल अलग करना है, आपके सिटी भी लेने हैं, आपको 2-2 सिटी रहते हैं, फिर मेन एग्जाम आ जाते हैं 6 महीने के बाद, फिर उसको भी देने हैं आपको, फिर गेट की भी तैयारी करना है, फिर आप कोडिंग की तरफ जा रहे हैं, तो एंजॉयमेंट कहाँ रहेगा, लाइफ को एंजॉय कैसे कर पाएंगे? सबसे बड़ा डाउट यहाँ पर ये बच्चे का, सबके पढ़ते ही रह जाएंगे फिर तो आगे क्या करेंगे? सर एक तो सर वो ऐसा बोलने में ऐसा बहुत ज़्यादा लगता है कि ये भी, लेकिन एक्चुअली उतना ज़्यादा है नहीं, देखे ना तो फिर भी टाइम बच जाता है। तो ये सब करके भी जैसे आगे जो लोग करते थे प्रोजेक्ट कर रहे, उसके बाद भी लोग कोचिंग आ रहे हैं रेगुलरली, कॉलेज में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेरे को तो ऐसा दिखा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, ऐसा लगा नहीं। तो मेन बात क्या है इंटरेस्ट का। अगर आपको इंटरेस्ट अगर कोडिंग में है तो आप कोडिंग करना आपको मजा आता रहेगा, ठीक है। अगर इंटरेस्ट आपको पढ़ाई में तो पढ़ाई करने में जाएगा, आपको इंटरेस्ट आपको खेलने में तो खेलने में जाएगा। आपको पता करना पड़ेगा आपको इंटरेस्ट कहाँ पर है। मेरा इंटरेस्ट कोडिंग में था इसलिए मैं उसको ज़्यादा वक्त देता था। जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसमें आप अपना ज़्यादा वक्त दो, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा आपका इंटरेस्ट किसमें। आप बराबर सबको पहले टाइम दे के देख लो कि मैं अपने पास सीटी के लिए पढ़ाई कर लूँ, एक बार थोड़ा कोडिंग कर लूँ, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसमें आपको इंटरेस्ट है। और एक बार आपको इंटरेस्ट एक बार समझ में आ गया ना तो अपने उसकी तरफ आप बढ़ते रहिए और मतलब मोटिवेटेड हो जाइए, मतलब कि हाँ इससे अगर मैं इस फील्ड को लेके आगे बढ़ूंगा ना तो मेरा कुछ फ्यूचर अच्छा हो सकता है। जैसे किसी मतलब कोई बिगनर है, मान लो फर्स्ट सेमेस्टर में है या सेकंड सेमेस्टर में पहुंच जाए, तो कोडिंग की तरफ जाना है तो क्या स्टेप होना चाहिए? सर हम लोग तो सी पढ़े थे सबसे पहले, तो वहीं से स्टार्ट हुआ था। हम लोग थर्ड सेमेस्टर में सी पढ़े थे, फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ था। फिर हम लोग को एक प्लेटफॉर्म के बारे में जब बताया, हैकर है जिस प्लेटफॉर्म आ गया उधर के बारे में पता चलता रहा, तो वो सिंपल जो एकदम बिगिनर इजी वाले क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट करो और नहीं बनेगा तो 2-3-4 दिन तक भी नहीं बनता था एकदम इजी क्वेश्चन। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, सॉल्यूशन मिल जाते हैं नेट में, तो वहाँ से भी चेक कर सकते हो और धीरे धीरे फिर बनने लग जाता था। और फिर बस वैसे फिर मजा आने लगता था। फिर उसके एडवांस कॉन्सेप्ट में एल्गोरिथम जैसे पढ़ लिए, तो फिर डायनामिक प्रोग्रामिंग हो गया, ऑप्टिमाइज कैसे कर रहे हैं वो सब भी फिर अप्लाई करना चालू हो जाता था, तो मजा आता था। एक चीज देखी थी सर, जैसे हम कॉम्पिटिटिव में एकदम से बिगनर्स आ जाएंगे, उनको एक तरह का डिमोटिवेशन होता है कि बाकी लोग अच्छा कर पा रहे हैं। अब वो क्या होता है, जैसे तरुणी एक एग्जांपल है, ये 12th में भी पढ़ के आया है, मैं नॉन सीएस बैकग्राउंड था, हम लोग तो हम लोग को तो सर टाइम लगा, एक सेमेस्टर हम लोग को लगा। ये C++ का कोर्स उसी टाइम कर लिया था, अब मैंने 4th या 5th में जाके किया था। तो ये रहता है शुरू में डिमोटिवेशन आएगा, तो उसके लिए क्या है, ठीक है हम करते रहो प्रैक्टिस। जैसे मैंने बताया मैंने प्रैक्टिस करी थी, तो मेरे लिए थोड़ा सा मार्क्स रहता था, तो इसलिए मैं ज़्यादा कॉम्पिटिटिव में नहीं घुसता था। हाँ, पर मैं उसी प्लेटफॉर्म में प्रैक्टिस जरूर करता था। तो अगर बिगनर्स को स्टार्ट करना है तो वो एक छोटा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट पकड़ के वो एक लैंग्वेज सीख ले और प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दे।
प्रोजेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है, थोड़े 2-4 अगर वेब पेज भी बना लेंगे बहुत सीखने को मिल जाता है सर। 10th में हम लोग HTML पढ़ते थे पर उतना इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते थे, और अभी जैसे अब फर्स्ट या सेकंड से तो गेट नहीं ज्वाइन करेंगे तो थर्ड या फोर्थ से आके तो अभी उनके पास टाइम है। तो ये है कि आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना पकड़ लो, वो प्रैक्टिस करो, या कॉम्पिटिटिव में धीरे धीरे कॉन्सेप्ट सीखो, क्योंकि नए नए भी जब आएंगे कॉम्पिटिटिव उनके लिए हार्ड है। और ऐसा भी नहीं प्रोजेक्ट एकदम बहुत बड़ा एकदम इनसाइड आउट पता होना चाहिए, एक सिंपल भी डेटाबेस का प्रोजेक्ट सेटअप कर लो, इतना भी है तो बहुत है, बहुत। तो जैसे भी कन्फ्यूजन और लगता है बच्चों को कि वो सी करना है, C++ करना है, जावा भी करना है, पाइथन भी करना है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तो कैसे ही अपने आप को मैनेज करें? मतलब क्या आपको लगता है कि लैंग्वेजेस में कहाँ तक अपने को क्या जाना चाहिए, डिफरेंस लैंग्वेजेस हैं, आप लोगों ने कौन कौन सी लैंग्वेज करके रखी है? सर मेन बात ये है, देखो जैसे मेरे को C आता है, C++ आता है, पाइथन आता है, जावा आता है, फिर में PHP आता है, ये मेरे मतलब 5-6 लैंग्वेज को अच्छे से आती है, ठीक है। पर मैं फिर भी बोलूँगा कि फोकस करो कि आपकी एक लैंग्वेज बेस्ट हो, ठीक है। बाकी लैंग्वेजेस का क्या है कि मेन सिंटैक्स, जैसे अब हिंदी है ना, तो हिंदी में आप क्या सकते हो कि आ ई आ जैसे होता है ABCD, वैसी है सब। हर लैंग्वेज में ये है कि आप उनके सिंटैक्स का सीखना पड़ेगा और लैंग्वेज आपको आ गई तो कोई एक लैंग्वेज फोकस कर लो। जैसे मेरा फोकस है C++, मैंने C++ सीख लिया, उसके बाद मेरे को C, जावा, पाइथन सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं किया, तो मैंने C++ फोकस किया, उसके बेसिक C++ में क्या क्या सिंटैक्स होते हैं, उसमें क्या कंसेप्ट्स हैं, ये सब जब कंसेप्ट में सीख गया उसके बाद मैं इनको अप्लाई करना चालू कर दिया। जब अप्लाई करते रहा तो फिर चीज़ें मतलब C++ की मेरी क्लियर होती गई। फिर जब मैं जावा सीखने गया ना तो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मैं जल्दी से जावा भी सीख गया। पाइथन तो ऐसी ईजी लैंग्वेज है तो और टाइम लगा, मैं तो पाइथन को जल्दी 1 हफ्ते में खत्म कर दिया था, मतलब ऐसा कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो वही बात है कि आपको एक लैंग्वेज फोकस करने, बाकी लैंग्वेज बस ऐसा है कि अपने आप आ जाएगी। तो मतलब उसके लिए मतलब आपको ये नहीं कि हमें को 10 लैंग्वेज सीखने की 15 लैंग्वेज सीखनी है। लैंग्वेज सीखने कोई मतलब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। आपको जैसे कोई भी लैंग्वेज सीखना है ना तो आप उसमें 10, 15, 20 दिन दोगे ना तो आपको लैंग्वेज आ जाएगी। मतलब और कोई भी लैंग्वेज आपको 100% कभी नहीं आ सकती, ठीक है। आपको उसका 50-60% ही आएगा, और आप उसमें काम करते जाओगे धीरे धीरे तो आप सीखोगे कि हाँ ये चीज़ और नया है, ये नया है, और उसके लिए आपको उसमें रेगुलर वर्क करना पड़ेगा। तो जैसे लैंग्वेजेस की बात करें कि आप लोग लैंग्वेज की प्रिपरेशन कैसे करते हैं? कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन करके या सेल्फ स्टडी करके या किसी वीडियो लेक्चर से या कोई साइट वगैरह फॉलो करते हैं? मैं तो जैसे हम लोग एक लैंग्वेज सीखे थे C, वो कॉलेज में, फिर यहाँ पे हम लोग कोचिंग में भी पढ़े थे। तो जैसे एक लैंग्वेज भी अगर कर लो अच्छे से, उसके बाद दूसरी लैंग्वेज पिकअप करना 10-15 दिन में हो जाता है। बहुत उसके लिए कैसे करते थे आप? मतलब टेक्स्ट बुक से पढ़ते थे या कि कोई कोचिंग में? वो इंटरनेट से बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारी अच्छी साइट्स मिल जाएंगी, जैसे W3 स्कूल्स हो गया, और भी बहुत सारी साइट्स मिल जाती है। वहाँ से जैसे धीरे धीरे वहाँ से भी बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू कर सकते हैं, और धीरे धीरे 10-15 दिन में चालू हो जाता था, और मतलब इम्प्लीमेंट करना, जैसे प्रोजेक्ट वगैरह बोल दिए, हो जाता था 10-12 बुक्स भी है सर काफी, तो मतलब पैरेलली 8 में भी फायदा करेगी और कोडिंग में तो करेगी। यशवंत कनेक्टर, बेसिक्स इन C। तो आप लोगों ने लैंग्वेज के लिए कोई कोचिंग ज्वाइन की थी? नहीं सही सर, सर। सेल्फ मेड है। तो आपने मतलब जो एक चीज़ और भी आता है बच्चों का, 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में आपका क्या बोलते हैं ट्रेनिंग रहता है, तो वो आप लोगों ने कहाँ से किया? मेरा ट्रेनिंग तो मतलब 2 बार हुआ है। मतलब 4th सेम में मैंने मतलब इंटर्न टाइप होता है शहीद हॉस्पिटल का, मतलब उसका मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था मैंने, और 6th सेम में मतलब बाहर का प्रोजेक्ट था तो बाहर के प्रोजेक्ट में काम किए। बाहर का प्रोजेक्ट क्या था? हाँ सर, बात का था कि ऑल इंडिया साइंटिस्ट जो होते हैं बात के, वो वाटर सैंपल्स कलेक्ट करते हैं और उससे यूरेनियम कंटेंट निकालते हैं वाटर का। तो हमें क्या, अब उन लोग क्या है सर, बहुत सालों से 2014 से काम कर रहे हैं इस पे, इतना डेटा हो गया है उनके पास कि अब वो कैसे मैनेज करें साइंटिस्ट। तो हमारे कॉलेज में प्रोजेक्ट का प्रपोजल आया था, तो 2 साल से हमने ये किया था प्रोजेक्ट। तो हमने उनके लिए एक डेटा मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था, एक वेब डिस्प्ले सिस्टम, वेब बेस्ड एप्लीकेशन था, और हमने अपना गूगल मैप्स का जो टेक्नोलॉजी होती है जब वो स्टार्ट हुआ था उस टाइम हमने अपना एक मैप इम्प्लीमेंट किया है। मतलब वो ऑफलाइन मैप है बट सेम एज गूगल है, थोड़ा बहुत उसका जब वो स्टार्ट हुआ था, इंसेप्शन हुआ था गूगल मैप्स का, उसके बेस पर बनाया था। तो वो क्या करता है सर, जो हमारा जो उनका डेटा होगा ना उस मैप पे वो पॉइंट पूरा डिस्प्ले कर देता है। उनका बेसिक रिक्वायरमेंट ये था, फिर एक्सेल से डेटा जनरेट करना है, तो ये सब था। तो एक्चुअली में प्रॉब्लम वो हम लोग ने ये सब सीखा था जब हम लोग ये सब बना रहे थे, साथ में गेट का भी था। मेरे हिसाब से हमने 5th सेमेस्टर में ज्वाइन किया था सर, ये अराउंड 1 ईयर का टाइम था इसके लिए, 5th से 7th तक का था। तो 7th में तो खैर खत्म हो गया था, हम लोग 6 मंथ्स में इसको खत्म कर दिए थे। तो ये था हमारा TOC साथ में चल रहा था। तो नॉन रिलेटेबल सब्जेक्ट्स था, तो फिर बच्चे बोलते हैं कि तुम कैसे करते हो मेंटेन,
कि हमारे जूनियर्स भी थे सर, नए नए ज्वाइन कर रहे थे, तो पूछते थे कि कैसे आप करते, तो ये सब हो जाता है सर कि मतलब 1 घंटा अगर हम यहाँ कोडिंग में देंगे तो 2 घंटा अगर गेट की पढ़ाई या कॉलेज की पढ़ाई में दे देंगे तो भी चलेगा। और बात ये आती है कि अब बोलेंगे कि कॉलेज की पढ़ाई अलग है और गेट की पढ़ाई अलग है, कोडिंग अलग है, तो सब रिलेटेबल है। हमारे जो गेट में सब्जेक्ट्स होते हैं वो ऐसा नहीं है कॉलेज से पूरे अलग है, सब सेम है। 1-2 सब्जेक्ट्स हर सेमेस्टर में रहते हैं जो थोड़े बहुत अलग मतलब गेट से नॉन रिलेटेबल रहते हैं, पर वो सब हो जाता है। जैसे C++ हमारे गेट में नहीं है तो आराम से हो जाता है। हाँ, ये है कि जैसे कोडिंग लैंग्वेजेस की बात है, अगर कोई भी बच्चे को C आता है वो इजीली सारे C एंड C++ भी C के बेस पे ही बना हुआ है, हूप्स कॉन्सेप्ट उसमें आए हैं नए। अगर वो दोनों आ जाता है तो जावा और पाइथन ये सब आराम से निकल जाएगा। तो लैंग्वेजेस सीखने से अच्छा ये है कि आप एक लैंग्वेज को पकड़ के उसमें एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंट करें। तो लैंग्वेजेस वही एक हफ्ते में सीख जा सकते हैं सर, सिर्फ सिंटैक्स चेंज होता है, 1-2 नए फीचर्स आते हैं, तो ये फायदा है। तो फिर आप लोग जैसे इतना सारा कोडिंग करते थे, आप कम्पिटिटिव कोडिंग भी करते थे आप, तो फिर गेट की तरफ कैसे मूव हुए आप लोग? कैसे अपने आप को मतलब कहाँ से विजन मिला कि गेट कर ही लेना चाहिए? वही जैसा बताया, सिर्फ कोडिंग से मतलब एक प्लेटफॉर्म ही चाहिए जहाँ पे आप उस स्किल्स को शो कर सको। तो एक ये बहुत बड़ा मोटिवेशन था कि गेट जाके एक अच्छा कॉलेज ज्वाइन करने का। तो जैसे कोडिंग भी करते थे साथ में, जैसे सुबह हफ्ते में उनकी क्लास ही कितनी थी, हफ्ते में 3 दिन आना रहता था क्लास को बैठकर, और पिछले क्लास से पहले बस कॉपी पलट ली कि क्या क्या हुआ था। बहुत ज़्यादा से कभी हेक्टिक हुआ ही नहीं, तो कोडिंग के लिए आराम से टाइम निकलता था। तो हम लोग मतलब इवन 6 सेमेस्टर तक भी किए कोडिंग हम लोग। तो 6 सेमेस्टर में गूगल कोड जब क्वालिफाई किया था हमने, फिर उसके बाद सीखिए, फिर 7 सेमेस्टर का प्रैक्टिस थी, फिर कोड बीटा क्वालिफाई हुआ। तो बस वही साथ में हो जाता था। आप लोग का प्लेसमेंट भी हो गया होगा? आपका प्लेसमेंट सर मेरा कैप्टन है आपका TCS एंड Capgemini सर। दोनों जगह पे आपका? अभी से तो मतलब आपका मेन फोकस ये ये ही करना है। तो वैसे तो आप लोगों को कॉलेज मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं पे, और टॉप 1000 रैंक है तो कहीं ना कहीं तो पक्का है, पर लास्ट तो आपका ट्रिपल आईटी बना है ही। अभी एग्जाम्स बच्चे हुए, हैदराबाद एग्जाम बच्चा हुआ है, फिर स्टडी का एग्जाम बच्चा हुआ है, वहाँ पर भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो गेट की तो प्रिपरेशन आप लोग कर रहे थे, तो उसके लिए सब्जेक्ट वाइज कैसे प्रिपरेशन करते हैं, किस बुक्स को फॉलो करते थे आप? डेटा स्ट्रक्चर C के लिए यशवंत कनेक्टर सबसे अच्छी बुक है, नोट्स तो हम पढ़ते ही है, और अगर ऐड ऑन चाहिए तो आप यशवंत कनेक्टर पढ़ सकते हैं। साथ में डेटा स्ट्रक्चर के लिए कारुमाची, पर मेरे को लगता है यहाँ के नोट्स, मैंने तो क्या दोनों पढ़ा था, तो कारुमाची यहाँ के नोट्स सफिशिएंट है। कारुमाची ऐड ऑन ये कर देते हैं कि अब क्लास में सारे एल्गोरिथम्स तो कवर नहीं हो सकते, जो मेन आते हैं वही कवर हो सकते हैं, पर ये गेट तो हर साल कुछ ना कुछ नया करता है, तो वो सीखने को मिल सकता है वहाँ से। तो कारुमाची हो गया, एडा के लिए भी कारुमाची सफिशिएंट था, और नेट से मैंने CLRS बोलते हैं अच्छा है, तो वो भी ठीक है, मैंने उतना नहीं उसमें फोकस किया था CLRS, पर हाँ वो बाइबल बोलते हैं एडा के लिए, तो ये है। पर मैंने जो सॉर्टिंग सर्चिंग सीखे वो आपके नोट से सीखा, हम लोग ने जो आप एनालिसिस करते थे वो बहुत सफिशिएंट है, वो सब CLRS में भी वही सब चीज़ें लिखी होंगी। POC के लिए भी वही आपके नोट्स हमने बहुत बनाए थे, तो उसके लिए तो मैंने कभी भी नहीं देखा। एक पीटर लिंस है POC के लिए, वो ठीक है। कंपाइलर डिजाइन के लिए ड्रैगन बुक नोट्स था, और ड्रैगन बुक मैंने पढ़ी थी उलमान, तो वो ठीक है, उसमें भी कुछ ज़्यादा मेरे को खास नहीं मिला था। हाँ, CN के लिए वो फ्रोजन मैंने रेफर करी थी, क्योंकि बेसिक्स डेवलप करना है, फ्रोजन से बेसिक्स बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है। TCP के लिए भी फ्रोजन आती है, कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए भी आती है, तो TCP के लिए वो रेफर कर सकते हैं, और CN के लिए फ्रोजन रेफर कर सकते हैं। और CSA के लिए उलमान होता है, हैमिचर थोड़ी बहुत पढ़ी थी, पर वही है, मैं तो मैंने बेसिकली नोट्स से ज़्यादा उसकी बैक एक्सरसाइज बहुत अच्छी है हैमिचर की, तो यही सब थे सारे नोट्स। और DBMS के लिए DBMS के लिए तो मैम ने मतलब आते हैं मेन लोग, तो यहाँ के जो प्रीवियस टॉपर हैं IOCL में ज्वाइन किए हुए अभी, तो बीच में 1 महीना उनको टाइम मिला था, उनका इंटरेस्ट था पढ़ाने के लिए, तो हम लोग को उन्होंने पढ़ाया था सर, तो ठीक है, उनके भी नोट्स काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने जो प्रोवाइड किया था हमें, तो ठीक है, बहुत अच्छा था। मतलब बेसिकली मैंने जो ट्रांजैक्शन सीखे थे वो नहीं से सीखे थे। और डिजिटल तो काफी बेसिक सब्जेक्ट है। हाँ, डिजिटल तो सर आते हैं, गुलशन सर पढ़ाते हैं, तो वो तो बेस्ट है। उसके लिए ए आनंद कुमार उन्हीं ने रेफर किया था, तो वो भी अच्छी बुक है सर। और एप्टीट्यूड तो राकेश सर पढ़ाते ही है, तो एप्टी के लिए मैंने कुछ अलग से राकेश सर पढ़ाते हैं, तो अलग से मैंने कुछ नहीं किया। ये सर आपने प्रिपरेशंस जी में सर। हो गई थी। हाँ सर, साइमल्टेनियस। तो जिस दिन आपने एग्जाम देने गए तो कैसा लग रहा था कि
बहुत डरे होते से लेकिन सर वो वैसे ही जैसा हम लोग दे रहे थे टेस्ट, मॉक टेस्ट वगैरह वैसे ही था, बहुत ज्यादा चेंज नहीं था, बस उस दिन का थोड़ा टेम्परामेंट की बात रही थी, बस वही था। टेम्परामेंट बहुत है सर इम्पोर्टेंट, जैसे बोलते हैं ना बैट्समैन का टेम्परामेंट होना चाहिए, भले ही कितना भी अच्छा हो। गेट में भी कोई भी कॉम्पिटिटिव में भी है, भले ही आपकी तैयारी बहुत अच्छी क्यों ना हो, पर वो जो 3 घंटे में अगर हम डर गए ना या प्रेशर लेके गए, हम लोग का भी यही सब हुआ है थोड़ा थोड़ा, जो एक सिली मिस्टेक्स बोलते हैं ना, वो टेम्परामेंट है। घर यहाँ हम जो टेस्ट देते थे या घर पे देते थे तो वो सब नहीं होती थी गलतियाँ, पर वही जाके वहाँ पे होगी गलतियाँ बेसिक से बेसिक्स। तो वही टेम्परामेंट का 3 आवर्स का होती है थोड़ा सा। वो तो है कि मेरे प्रिपरेशन सबकी एक लेवल पे रहती है, मैं नहीं रहता हूँ 3 आवर्स कैसे हैं आप। तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप अपने जूनियर्स को? वही है सर कि मोटिवेट रहे, सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है गेट के प्रिपरेशन में। लॉन्ग टाइम जर्नी है, अगर 4 सेमेस्टर से करते हैं तो 2 साल का टाइम है, और 5th से करते हैं तो अराउंड 1.5 ईयर है। और गोल अपना देखो कि क्या क्यों करना है। जैसे मुझे था कि मेरे को टेक्निकली साउंड होना है अपनी फील्ड में, कि मैं अगर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ तो मुझे उसमें बेस्ट बनना है। तो वो सिर्फ मतलब प्रैक्टिकली भी अच्छा बनना है और थ्योरेटिकली भी। तो थ्योरेटिकली भी जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं टीओसी, ये सब थ्योरेटिकली है, उसका प्रैक्टिकल कुछ ज़्यादा नहीं है। तो दोनों गेट भी करेगा और साथ में हमारा कोडिंग ये सब भी और रिवीजन भी प्रॉपर्ली करो। कैसा हो जाता था 5 सब्जेक्ट आते थे तो भूल जाते थे पहला सब्जेक्ट, तो एक रिवीजन प्रॉपर करना और प्रैक्टिस करते रहने तो भूल जाते थे चीजें। तो बस वही रिवीजन अच्छे से करते रहना और मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा हो सके देते रहना। वही तो इस बार सही बात है, मोटिवेशन आपके पास होना चाहिए। मेरा मोटिवेशन ये था कि मेरे को रैंक लेके आना है तो लेके आना है, ना मेरे को आईआईटी पढ़ने का मोटिवेशन था, ना मेरे को गेट मतलब क्लियर करने से मोटिवेशन। मेरा मोटिवेशन था कि मेरे को रैंक लेके आना है। मतलब मैं पेपर वाले दिन में ना मैं 65 अटेम्प्ट कर मतलब 64 अटेम्प्ट किया था, और मेरे सिली मिस्टेक्स हो गई कि मेरा मार्क्स कम आया, ठीक है, क्योंकि मेरा मेन मोटिवेशन ये था कि मेरे को अंडर 100 या अंडर 50 रैंक लेके आना ही है। तो आपको भी अपने एक मोटिवेशन बनाना ही होगा कि मेरे को ऐसा रैंक लेके आना है या फिर मेरे को इस आईआईटी में जाना है। अगर आपको टॉप आईआईटीज में जाना है तो आपको कोशिश करना है कि आपको अंडर 200 रैंक लेके आनी ही होगी। नहीं तो अगर आप अंडर 200 रैंक नहीं लेके आ रहे हो ना, तो आप पक्का समझ लो कि आपको भारत दर्शन करना पड़ जाएगा। मतलब इंटरव्यू है, मतलब आपको ऐसा है कि आपको इधर उधर जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका टॉप आईआईटीज में एडमिशन होगा। नहीं तो फिर आपको अंडर 200 रैंक लेके आओ और क्या बोलते हैं आप अपना आईआईटी ले जाओ जो आपको चाहिए। अभी कुछ आईआईटी ने नए कोर्सेज भी लॉन्च किए हैं, जैसे एमएल का आ गया है, एआई का भी आ गया है, और अभी काफी अच्छी क्वांटिटीज आगे आने वाली हैं आने वाले वक्त में, जिससे सीट भी अपनी बढ़ जाएगी। तो कंप्यूटर साइंस की भी काफी डिफरेंट ब्रांचेस भी नई खुल रही हैं, नई ब्रांचेस भी अब आ रही हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। तो आईटीज वाले भी उसको फील कर रहे हैं और नए कोर्सेज को लॉन्च कर रहे हैं सीएस वालों के लिए। तो इसलिए अपने लिए भी काफी चीजें यहाँ पे ओपन हो जाएंगी कि इसलिए आपको मतलब कुछ रैंक थोड़ा सा बिगड़ भी रहा है तो आगे चांस मिल जाएगा। तो बस अपना आपका फंडामेंटल आपको क्लियर रखना है और इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। तो ये तो रहता है। जैसे आप लोग देख रहे हो कि आप लोग कोडिंग भी करते थे, प्रोजेक्ट भी करते थे, गेट की तैयारी भी करते थे, तो कॉलेज लाइफ का भी एंजॉय करते थे? नहीं करते थे इतना। अब मतलब अधिक ये सभी का अलग-अलग व्यू होता है कॉलेज लाइफ एंजॉय करने का, कि हर बच्चे कहते हैं मुझे भी जाना है, पिकनिक पे भी जाना है और सब दोस्तों के साथ एंजॉय करना है। आप तीनों आपस में दोस्त हैं, तो आप लोग का तो मतलब हम लोग एक बात के ना उतने पार्टी टाइप नहीं थे, सब लोग यही एंजॉय करते मतलब हम लोग क्या एक दूसरे से बात करते, हमारा एंजॉयमेंट उतने में आता है। हम लोग एक दूसरे को मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब किसी से बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारा थोड़ा माइंड रिफ्रेश हो जा रहा है, ठीक है। मतलब लोग मेन एंजॉयमेंट क्यों करते हैं, अपना माइंड रिफ्रेशमेंट करने के लिए। तो हमारा माइंड रिफ्रेशमेंट क्या है, हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं और एक दूसरे से बात करके इसका मजाक मैं उड़ा रहा हूँ, ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, हम एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, और मतलब उसी में हमारा माइंड एक बार रिफ्रेश हो गया ना, अब वापस से पढ़ाई करने बैठ सकते हैं। प्रोफेसर भी फ्रेंडली थे सर हमारे साथ। हमारे प्रोफेसर भी है, हम लोग को भी पता था कि हम पढ़ने वाले ही हैं। हम लोग ये है कि हम लोग मूवीज भी नहीं जाते सर, ज्यादा लोग के लिए नहीं देखते, हम लोग को कोई शौक नहीं है। सर हम लोग सिर्फ डाउट और पूछने का एक घंटा भी फोन पे हाँ, बात एक डेढ़ घंटा भी मैंने हम लोगों ने ग्रुप डिस्कशन किया था। ग्रुप डिस्कशन मतलब ऐसा तो ग्रुप में स्टडी किया है, पर ऐसे हमने कभी एक साथ करके पढ़ाई नहीं की है। मतलब वो अपने घर में पढ़े, मैं ये अपने घर में पढ़े, मैं अपने घर में पढ़ा। होता क्या था, हम लोग जैसे अब इसको डाउट आया तो मेरे कॉल किया, अब हम लोग आधे घंटे तक बात की पर कोई सॉल्यूशन कभी नहीं निकला, फिर मैं इसे कॉल किया, फिर हम तीनों मार के फिर सॉल्यूशन निकाले। मतलब ऐसा करके 1.5 घंटे में एक सॉल्यूशन निकल गया। पर मेन क्या, वो 1.5 घंटे में हमने जो चीजें डिस्कस की थी ना, वो पेपर में काम आती है। क्योंकि हम मतलब एक क्वेश्चन डिस्कस करें तो उसके पीछे 5-6 कंसेप्ट वाले डिस्कस करें, तो 5-6 कंसेप्ट हम दोस्तों में बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है ना, जो ये बोला मेरे को हमेशा याद रहेगा।
क्योंकि अब हम अपने को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं ना। सबको लोग कुछ छोटा हुआ है तो इसका कुछ नया चीज मेरे को पता चला लास्ट में भी एक एक बार की याद है, हम लोग रात के 12 बजे तक कुछ हम एक क्वेश्चन डिस्कस करें तो 1:30 बजे तक डिस्कस किया था, 12 से 1:30 बजे ऐसा हो जाता है। तो ये जैसा आपको इनके बातचीत से आपको लग गया होगा कि इसका गोल जो था काफ़ी बिग था और बिग होना भी चाहिए। तो कि आपका ड्रीम बिग नहीं है और उसके लिए उतना हार्डवर्क नहीं कर रहे, उसका आप सोच नहीं रहे तो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो कॉलेज में काफ़ी टाइम रहता है कि आप अच्छा कर सकते हैं, तो मतलब आप टाइम निकाल सकते हैं सब चीज़ों करने के लिए। बस आपको मैनेज करना आना चाहिए। आपको मैनेज करते हैं तो वाकई आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। प्लान जरूरी है, प्लान करेंगे तभी आप इस तरह का बिग सक्सेस पाएंगे और एक हैप्पी लाइफ भी आपको मिलेगी। तो आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। ऑल द बेस्ट, लगे रहिए और करते रहिए। थैंक यू।